आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हेडिंग दे दो, ये स्टैट्स चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसी को देखने वाले हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ाई करना है, पहले नाम लिख देते हैं। दो तरह का ग्राफ है। फर्स्ट, एक होता है ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें पढ़ना हमें तीन चीज। हिस्टोग्राम, तीन चीज जो पढ़ाई करना है इसके अंदर। हिस्टोग्राम, इसी से बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसी हिस्टोग्राम से बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व। तो दो टाइप का ग्राफ होता है। एक होता है ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें ये तीन टाइप हो गया। और दूसरा होता है ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टोग्राम, इसमें मेन हिस्टोग्राम है। इसमें जो मेन ग्राफ है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम से ही बन जाता है बाकी दोनों चीज। और जो सेकंड नंबर है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व। कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। हाँ, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये है फ्रीक्वेंसी कर्व। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का जो फुल फॉर्म हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो दो टाइप का होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। कल वाला क्लास याद आ रहा है? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का नौबत कब आता है? जब लेस देन टाइप क्वेश्चन पूछे या मोर देन टाइप। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये भी दो तरह का होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर भी जो ग्राफ बनेगा ना, दो तरह के ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं ओजाइव। ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड OGIVE। आप इसको ओजाइव पढ़ो चाहे ओगी पढ़ो, मैं इसको ओजाइव पढ़ता हूं। तो या आप इसको ओगी भी पढ़ सकते हो, ओगी। ठीक है, ओगी तो एक होगा, हाँ, ओगी एंड कॉकरोच। ठीक है, तो लेफ्ट, ये भी ग्राफ जो होगा ना, जो ओजाइव होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा लेफ्ट देन ओजाइव, दूसरा होगा मोर देन ओजाइव। तो उसको हम लोग लिखेंगे बाद में। फिलहाल ग्राफ ये हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन तो एक ये भी आ गया। क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ठीक है, ओजाइव। यहाँ पर सबसे पहले हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ऐसा करते हैं, पहले ड्रॉ करके बता देते हैं, फिर उसके ऊपर जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है ना वो बाद में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का हेडिंग देते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? तो देखो, हिस्टोग्राम क्लास लेंथ इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, दोनों केस में हिस्टोग्राम बनता है। क्लास का जो लेंथ है हर जगह 10 का लेंथ है तभी बनेगा। कहीं पर लेंथ 10 है, कहीं लेंथ 5 है, कहीं पर लेंथ 8 है, कहीं पर 6 है, तभी बनेगा। दोनों केस में बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है?
तो सीधा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यहां पर ये क्लासेज है, ये क्लासेज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 समझने के लिए। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया। बताओ क्या ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बिल्कुल सही। क्या ये ग्रुप में एक्सक्लूसिव टाइप है? हाँ हाँ एक्सक्लूसिव टाइप है। अपर लिमिट एक्सक्लूड, देखो ना जब रिपीट करेगा तभी तो एक्सक्लूड करोगे। अपर लिमिट एक्सक्लूसिव टाइप है, मतलब ये कौन सा सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन सब बात को हम थ्योरी में लिखेंगे। पहला पॉइंट है हिस्टोग्राम जो एक्सक्लूसिव टाइप ग्राफ होता है ना, क्लासिफिकेशन होता है ना, उसी का बनता है। मतलब कोई गैप है तो गैप क्या करोगे आप? खत्म करोगे, 0.5 प्लस 0.5 माइनस। तो ये हम लिखेंगे बाद में। अच्छा, हर क्लास का लेंथ इक्वल है, हर लेंथ इक्वल है, तो इसका हिस्टोग्राम आराम से बन जाएगा। कैसे बनाओगे? तो आप रफली यहाँ देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या लेंगे? एक्स। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये ग्राफ है, हम लोग अभी रफली बना रहे हैं ऐसे ही फ्री हैंड से, अदरवाइज ये कहाँ बनेगा? ग्राफ पेपर पे ही बनेगा। ये कहाँ बनता है एक्चुअली? ग्राफ पेपर पे ही बनेगा ये। तो ये 0 हो गया, 10 हो गया, 20, 30, 40। बताओ 0 से लेके 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 से करते हैं, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 होगा। तो 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। तो ये देखो ये हिस्टोग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे रेक्टेंगल शेप का। ये 5, 10, 15। 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी बताओ? 8। तो 8 मतलब हो गया यहाँ पर 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी हो गया 8, ऐसे रेक्टेंगल शेप का बनेगा। अच्छा दो, ये एक हिस्टोग्राम है, दूसरा हिस्टोग्राम हो गया। दो हिस्टोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि डाटा कैसा है? एक्सक्लूसिव टाइप। यहाँ कोई गैप नहीं है तो वहां भी कोई गैप नहीं होगा। 20 से 30 का बताओ? तो ये और ऊपर गया, ये हो गया 20 से लेके 30 का हो गया 10, और 30 पे 40 में 4 है, तो ये हो गया 4। बन गया हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम ऐसे ही बनेगा। किस टाइप का हिस्टोग्राम है? रेक्टेंगल शेप का। हिस्टोग्राम में आप देखो लेंथ भी है, विड्थ भी है। अच्छा कुछ ऐसा ही आपको पहले दिखा होगा, वर्टिकल, वर्टिकल बार डायग्राम, याद करो। वर्टिकल बार डायग्राम जैसा लग रहा है ना, लेकिन दो बार डायग्राम के बीच में गैप होता है। याद करो, जो दो बार डायग्राम होता है उसके बीच में गैप होता है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। एक और चीज, जो बार डायग्राम होता है ना, उसमें सिर्फ लेंथ होता है, उसमें कोई विड्थ नहीं होता। आप ध्यान से देखो, बार डायग्राम जो है ना टाइम सीरीज है। मान लो 2001 का ये बार डायग्राम है, 2001 का ये बार डायग्राम है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ कितना है? 50। ये लेंथ 50 है, बार डायग्राम मान लो, बनाना नहीं आप इसको। इसका लेंथ 50 है, इसका विड्थ कितना है? बार डायग्राम का विड्थ कितना है? नहीं होता। 2001 का ये बार डायग्राम है, 2001 में कितना सेल्स हुआ? 50 रुपया। बताओ ये जो 2001 का बार डायग्राम है, इसका लेंथ 50 है, इसका विड्थ कितना है? नहीं होता। वो दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि दिखाई दे कि बार डायग्राम है, नहीं तो लाइन दिखाई देगा। थोड़ा सा इसमें विड्थ जानबूझ के दिखा देते हैं ताकि एक बार डायग्राम दिखाई दे। अदरवाइज बार डायग्राम में सिर्फ लेंथ होता है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम में इसका लेंथ 50 है, इसका कोई विड्थ नहीं है। 2001 का बार डायग्राम है, आप बोलोगे सर इसका विड्थ है 2001, तो सही है ये 2001 तो टाइम है, इसका कोई विड्थ नहीं होता, उसमें क्या होता है? सिर्फ लेंथ होता है। लेकिन यहाँ देखो ये कितना है? फ्रीक्वेंसी 10। ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 10, मतलब इसमें लेंथ भी है और इसमें विड्थ भी है। जिसमें लेंथ विड्थ दोनों होता है उसमें क्या होता है? एरिया। हिस्टोग्राम इज एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं? एरिया डायग्राम बोलते हैं। तो ये सब चीज मैं थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखूंगा। एक चीज और देखो, जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है, सबसे बड़ा जो हिस्टोग्राम है वो 20 और 30 का है। तो इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर से ज्वाइन करो ऐसे। जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है इसको आप ऐसे ज्वाइन करो, और इस कॉर्नर को आप इससे ज्वाइन करो ऐसे। जहां कट किया ना, यहाँ से नीचे आओ, यहाँ से नीचे आओ, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ का जो एक्स होगा ना, ये वाला जो एक्स होगा, मतलब 25 से थोड़ा पहले होगा, 25 से
पहले 23 होगा या 24 होगा, हमें नहीं दिख रहा फिलहाल, ग्राफ पेपर होता तो दिख जाता। तो ये जो x होता है ना, इस x को क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा होगा। जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है, कैसे डायग्रामिकली ज्वाइन करोगे और नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉड मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच एवरेज इज ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, मीन मीडियन मॉड। तो आंसर है मॉड। या उल्टा पूछे, मॉड इज ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। तो कहां से, हिस्टोग्राम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो हिस्टोग्राम से मॉड भी निकल जाता है। तो ये डायग्राम आप इतना बना लो, इतना डायग्राम बना लो। एक एक हिस्टोग्राम में और बना के दिखा रहा हूं, जब क्लास का लेंथ इक्वल नहीं होगा तभी बनता है। और जो कुछ भी थ्योरी है जो मैं बोल रहा था वो पॉइंट वाइज नीचे नोट में लिखेंगे। अच्छा, इसी में जब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तो ये जो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, हिस्टोग्राम का जो टॉप है उसका मिड पॉइंट को देखो। इस मिड पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन से, तो बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और उसको फ्री हैंड से कर्व से ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। बाकी दो चीज जो है ना, इतना सिंपल है। क्या है देखो, ये है, इन सबको अगर आप मिड पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दोगे, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको अगर आप कर्व से ज्वाइन कर दोगे, लाइन से ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ कि आप उन पॉइंट पे स्केल रखोगे फिर ज्वाइन करोगे। और कर्व का मतलब क्या, यहां पर पॉइंट रखा, ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, मतलब मेरा कोशिश था कि उन सभी पॉइंट को मिला के ऐसे ज्वाइन करना। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सभी चीज में पॉइंट वाइज नोट में अभी लिख देंगे थ्योरेटिकली, बट ये तीन चीज बनता है कैसे देख लो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स ले लो, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लो, क्लासेस बना लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल सारे बना देंगे तो हिस्टोग्राम, मिड पॉइंट को लाइन पे ज्वाइन करेंगे तो पॉलीगन, कर्व से ज्वाइन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व। दूसरा सवाल ये आता है, ऑब्वियसली कभी आपको डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आएगा एग्जाम में। दूसरा क्या है, अगर सब का लेंथ इक्वल नहीं है तब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। यहाँ तो लेंथ इक्वल है, सबका लेंथ 10 है तो आराम से बन गया। अगर लेंथ इक्वल नहीं हो तब कैसे बनेगा, तो इसका एक एग्जांपल आप और देखो। ये मान लो x है, ये है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 40। कितना काफी है समझने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 10, और यहाँ भी कुछ है 15। तो 15 है तो 6। ये देखो, तो ये एक्सक्लूसिव टाइप है, बिल्कुल ठीक है, एक्सक्लूसिव टाइप है, कहीं कोई गैप नहीं है, आराम से हिस्टोग्राम बनेगा। मतलब एक्सक्लूसिव टाइप तो होना ही चाहिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज तो होना ही चाहिए, गैप होगा तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस पक्का करोगे। तो ये तो ठीक है। क्या हर क्लास का लेंथ इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो जब हर क्लास का लेंथ इक्वल नहीं है तब भी बनेगा हिस्टोग्राम, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होता है। उस केस में हिस्टोग्राम वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में बनेगा। ग्राफ किसके बीच में होगा, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर क्लास का एफ डी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। अब याद करो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बाई लेंथ। बताओ फ्रीक्वेंसी 5 डिवाइड में कितना, 5, कितना मिला 1। अगला बोलो 15 डिवाइड में 10, 1.5। आगे बताओ 10 डिवाइड में कितना, हाँ ठीक है ना, 25 और 20 है ना, 5 लेंथ है,
फ्रीक्वेंसी 10, 10 डिवाइड में 5, 2 आ गया, और लास्ट 6 डिवाइड में कितना, 15, ये 40 है, 6 डिवाइड में 15, 15.4, 0.4, ये काम करना होता है। चेक करो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में किसी को दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला भी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी बाय लेंथ, पहला क्लास का लेंथ 5 है, दूसरे का 10 है, तीसरे का ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, 25 है, ये 20 से 25 5 है लेंथ, और 25 से 40 15 है लेंथ। वैसे आप फ्रीक्वेंसी के देखोगे तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका लग रहा है? फ्रीक्वेंसी को देखना, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 15 लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डेंसिटी देखो कहां पर ज्यादा डेंसिटी है, 2 वाला 20 से 25, मॉड इसी में लाई करेगा, ये काम करना पड़ता है। मॉड जहां पर ज्यादा ज्यादा डेंस हो, मॉड मतलब जहां पर चीज ज्यादा डेंस हो वहां मॉड होता है, इसको देखोगे ना तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए डेंसिटी निकाला जाता है। तो हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ वेदर क्लास लेंथ आर इक्वल और अनइक्वल, बट इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, इधर होगा x, इधर होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, तो 0 से शुरू कर दे, 0, 5, 10, 20, 25 और बहुत दूर में 40, ऐसे रफली दिखा दिया हमने। और ये जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में ये हो गया 0.5, 1, 1.5, 2, 5 से 10 के बीच में कितना, 1, 10 से 20, 10 से 20 में 1.5, देखना सही है ना, 20 से 25, 20 से 25 में 2, और 25 से 40 0.4, 0.4, मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं, ये 0.4 है, ऐसे भी लोग मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर 2 है, ये 1.5 है, और ये 1 है। ये हिस्टोग्राम आ गया देखो। अच्छा, हिस्टोग्राम जो दिखा है नीचे x लिखा हुआ, ऊपर आपके सामने लिखा 0.4, 1.5, 2, तो इसको देखते आप क्या समझ जाओगे, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट में होता है क्या? फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट में नहीं होगा ना, वो होगा तो पूरा ही होगा। देख लो 0.4, 2, 1.5, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक से ज्यादा एक से कम कुछ भी हो सकता है। ये एफ डी कैसे निकाले, कैलकुलेशन, अच्छा रुकिए, हाँ एकदम बिल्कुल देखो, तो काफी टाइम के बाद आपने पूछा है तो ये मैं बता देता हूँ, बाकी चीज तो कैलकुलेशन, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड में लेंथ। देखो हम लोग डेंसिटी बहुत पहले भी निकाले होंगे, 9th 10th में निकालते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी मिला दिया, ठीक है, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से हिसाब से जो भी है, तो मैं यहाँ बताता हूँ। डेंसिटी मतलब यहाँ लेंथ है, इस क्लास का लेंथ कितना है, 5 से लेकर 10 तक कितना लेंथ है, 5 लेंथ है, 5 लेंथ में कितने आदमी खड़े हैं, 5, तो एक लेंथ में कितना आदमी, एक। यहाँ देखो कितना लेंथ है, 10 मीटर का लाइन है, 10 मीटर का लाइन है, उसमें कितने लोग खड़े हैं, 15, तो एक मीटर में कितना खड़ा है, ये डेंसिटी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड में क्लास का लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी ये ऊपर है, ये 5 ऊपर, और लेंथ कितना है, 5, 5/5, 1। फ्रीक्वेंसी 15 ऊपर है, लेंथ कितना है, 10, 15/10, 1.5। आ रहा समझ में, ये कितना फ्रीक्वेंसी, 10 ऊपर 10, इसका लेंथ कितना है, 20 से 25, 5, तो 10/5, 2, ठीक है, और ये 6 है, 6 फ्रीक्वेंसी ऊपर, इसका लेंथ कितना है, 15, 6/15, डिवाइड करो। तो यहां पर कैसे कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन दिखा भी सकते हम लोग,
यहाँ पर 5 डिवाइड में 5, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 10, 15 डिवाइड में 10, 1.5, ये 10 डिवाइड में 5, 2, और ये 6 डिवाइड में 15.4, ऐसे, ठीक है। अब ग्राफ को देखो, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ग्राफ बनाने के लिए तो कभी नहीं पूछेगा, या तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछ ले, या ग्राफ बना होगा उससे कुछ पूछ लेगा। चलो अब मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, इस ग्राफ को देखो, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। इस हिस्टोग्राम में देखना और बताना 25 से 40 का फ्रीक्वेंसी कितना, 25 से 40 का फ्रीक्वेंसी कितना, 6। यहां से देखना है, वहां से मत देख लेना, बात समझ रहे हो, यहां से देखो। याद करो, मैंने पूछा, बताया था क्वेश्चन, 25 से 40 का लेंथ कितना, लेंथ 15, ये क्या है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला अभी फॉर्मूला सामने ही है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू लेंथ, तो डेंसिटी कितना है 0.4, मल्टीप्लाई में 15, 6, फ्रीक्वेंसी भी निकल सकता है, ठीक है। कोई ग्राफ ऐसे बना कर दे दे। अब ऐसा क्वेश्चन अनोखा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर है भी नहीं और एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं है, बट ये हिस्टोग्राम बना के दे दिया, ठीक है। पूछेगा बताओ भाई ये क्या है, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी कितना, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होगा 1.5, वो तो डेंसिटी है। क्या करोगे, इस डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई, लेंथ 10 से 15, वापस फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, ठीक बात है। और यहाँ पर मॉड कैसे मिलेगा, तो सेम लॉजिक, सबसे जो बड़ा हिस्टोग्राम है, इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन, इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन, यहां से जो आएगा ये क्या हो जाएगा, मॉड। तो ये जो क्वेश्चन है 15 से ज्यादा बार पूछा है, बस कैसे, दो स्टाइल से, थ्योरी जैसा, कि भाई मॉड किस ग्राफ से निकलता है, तो हिस्टोग्राम से, और सीधा पूछेगा हिस्टोग्राम से कौन सा एवरेज निकलता है, तो मॉड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें भी वही चीज, पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे स्ट्रेट लाइन से तो पॉलीगन, कर्व से ज्वाइन कर दोगे तो कर्व। मेन अब हमें क्या करना है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट यहां पर लिखना है। तो बनता कैसे हिस्टोग्राम आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं भी लिखे तब भी आपको सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर नोट्स, नोट नंबर 1, हिस्टोग्राम। अच्छा, जो जो मैं पॉइंट लिखूंगा ना, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा, बोलेगा हाँ ठीक है, हिस्टोग्राम इज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम exclusive type, exclusive type classification, या that is continuous series, that is continuous series, सही बात है। ये तो बहुत पहले बताए थे, कुछ भी करेंगे तो बाउंड्री से करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज से करेंगे। सेकंड, हिस्टोग्राम is prepared from both equal or unequal class length, unequal class length is prepared from both, कॉमा इक्वल और अनइक्वल क्लास लेंथ, सही है, दोनों से भी बना के दिखा दिया मैंने। हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ इक्वल और अनइक्वल क्लास लेंथ, ये भी क्वेश्चन है, सारे जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, हर एक पॉइंट क्वेश्चन क्वेश्चन है। तीसरा, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ, frequency is adjusted
by using frequency density, पढ़ लोगे ना इसको, frequency density बहुत बार सिंबल यूज कर लिए। इन केस ऑफ अनइक्वल लेंथ frequency is adjusted by using frequency density and then histogram and then अब लिखते हैं जरा ठीक से देखो, हिस्टोग्राम is prepared between variable and frequency density। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ अनइक्वल लेंथ frequency is adjusted by using frequency density and then histogram is prepared between x and frequency density। एकदम सही है, यही काम हमने भी किया है, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम is an area diagram। हिस्टोग्राम is an area diagram, सही है, मतलब इसमें रेक्टेंगल शेप का होता है ना, ये रेक्टेंगल शेप हो जाए या कोई ट्रायंगल शेप का हो जाए या सर्कल शेप का हो जाए, स्क्वायर शेप का हो जाए, तो सब में क्या होता है, एरिया। तो ये एक रेक्टेंगल शेप का है तो एरिया डायग्राम है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का मुझे बताओ, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या होगा, इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो क्या होगा। बिल्कुल सही, रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, जनरली फ्रीक्वेंसी। और विड्थ क्या होगा, क्लास लेंथ। देखो ठीक से, जो हाइट होगा ना, लेंथ मतलब हाइट बोल सकते हो आप, रेक्टेंगल में कभी कभी लेंथ होगा, चाहे क्या होगा, हाइट, ठीक है। तो हिस्टोग्राम का जो हाइट होता है किसके इक्वल, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। और जो रेक्टेंगल का विड्थ होगा, हिस्टोग्राम का विड्थ, वो किसके इक्वल, क्लास लेंथ के इक्वल, ठीक है, ओके। पांचवा पॉइंट, मॉड इज ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, बस इतना ही लिखना, मॉड इज graphically calculated from हिस्टोग्राम, ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखते हैं, मॉड इज ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, सही है। इसके बाद लिखते हैं पॉलीगन का, मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम, joined by straight lines called frequency polygon। Mid points of histogram joined by straight lines called frequency polygon। पॉलीगन मतलब होता है ना, लाइन बनता है, ठीक है, जो तीन लाइन से बना पॉलीगन ट्रायंगल, 4 लाइन से बना पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, 5 लाइन से बना पेंटागन, ऐसे मतलब उस टाइप का बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन होंगे, जितने जितने साइड्स होंगे उसी हिसाब से होगा। तो मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी
पॉलीगन। इसी में आप लिखोगे एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इक्वल होगा एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। अदरवाइज इसके डेरिवेशन भी है, कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके फिर प्रूफ कर सकते हैं, बट उतना नहीं करना है। हिस्टोग्राम का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। एरिया मतलब जैसे मैं अभी डायग्राम बनाया था ना, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखोगे यहाँ पर, ये हिस्टोग्राम का एरिया, पॉलीगन का एरिया, कुछ एरिया पॉलीगन के अंदर आता है, कुछ पॉलीगन से बाहर चला जाता है। देखो ये एरिया पॉलीगन के अंदर फालतू आता है, ये पॉलीगन से बाहर चला जाता है, तो ले दे के दोनों बराबर होता है। तो इसको सिंपली आपको याद रखना है, हिस्टोग्राम का एरिया और पॉलीगन का एरिया दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। सातवां पॉइंट क्या लिख लेना है? मिड पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से नहीं, मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम ज्वाइंड बाय हिस्टोग्राम ज्वाइंड बाय a smooth curve comma called frequency curve. Mid points of histogram joined by a smooth curve called frequency curve. ठीक है, मिड पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। सारे पॉइंट लिख दिया, सब लिख दिया। फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ और बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो कर्व है वो कितने टाइप का होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व किसको बोलते हैं मैंने बता दिया, अब इसके बारे में थोड़ा अलग से बता रहा हूं। हाँ बोलिए। एरिया वाला, एरिया वाला अच्छे बच्चे की तरह याद कर जाओ। क्या याद कर जाओ? हिस्टोग्राम का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। वैसे मैं दिखा देता हूं एक बार और। मान लो ये हिस्टोग्राम है, 3 रेक्टेंगल बना, उसका एरिया पॉलीगन कैसे ज्वाइन करेंगे? मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, खाली हम एफ ज्वाइन कर देंगे ना। आप गौर से देखो पॉलीगन नहीं बना, पॉलीगन तो क्लोज होता है ना, क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज फिगर होना चाहिए। इसीलिए जो अगला क्लास है उसका भी मिड पॉइंट लेना होता है, इसका जो अगला क्लास है उसका भी मिड पॉइंट लेना होता है, और इसको फिर हम ऐसे भी ज्वाइन करते हैं, इसको फिर हम ऐसे भी ज्वाइन करते हैं। एक लाइन कौन सा हो गया? ये एक्स एक्सिस। अब बन गया पॉलीगन। गौर से देखो, मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं ना, रफली बता दिया था तीन ही मिड पॉइंट होंगे, उसको ज्वाइन किए, फिर 2 ही साइड बना, कहाँ क्लोज बना? पॉलीगन तो बना ही नहीं। तो रियल में क्या होता है, अगले क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उसको भी ज्वाइन करना होता है, उसका अगले जो क्लास होगा मिड पॉइंट नीचे आएगा, उसको भी ज्वाइन कर। अब बन गया पॉलीगन। अब जो पॉलीगन है वो कौन सा पॉलीगन बना? देखो पॉलीगन कौन सा बना, यहाँ से स्टार्ट करो, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, पांचवा साइड, ये पॉलीगन है। ठीक है, ये पॉलीगन बना, 5 साइड है, क्या बन गया? ये पेंटागन। और ये हिस्टोग्राम है जो रेक्टेंगल है। तो आप गौर से देखो, रेक्टेंगल जो है हिस्टोग्राम, उसका एरिया और पॉलीगन का एरिया बिल्कुल इक्वल है। ये एरिया फालतू आ रहा है पॉलीगन में, और ये एरिया बाहर जा रहा है। देखो मान लो ये रेक्टेंगल है, तो ये जो 3 रेक्टेंगल है उसका एरिया देखो, पॉलीगन में एरिया फालतू आ रहा है, ये एरिया ज्यादा हो गया, लेकिन उतना ही एरिया बाहर भी जा रहा है। अब ये दोनों कैसा ट्रायंगल है? एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये एंगल जो आपको थ्योरम वगैरह आता है, उससे दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, एरिया भी सेम होगा। फिर यहाँ देखना, पॉलीगन में ये इतना फालतू एरिया आ रहा है, उतना ही बाहर जा रहा है। यहाँ देखो पॉलीगन से ये इतना बाहर जा रहा है, उतना ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज है, इसीलिए दोनों का एरिया क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। तो इतना नहीं देखना था, हमें क्या याद कर जाना है? हिस्टोग्राम का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज मतलब ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम
और एरिया ऑफ पॉलीगन इज नेवर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ये बिल्कुल हमेशा इक्वल होता है। ठीक, और कोई दिक्कत? हिस्टोग्राम से कौन सा एवरेज आता है सब बता दिया है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कब करना होता है? जब क्लास लेंथ इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? अनइक्वल होता है। किसको ड्रॉ करने के लिए? हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए। फ्रीक्वेंसी कर्व में आ जाओ। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है जनरली आप बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, वो 4 टाइप का मिलता है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो बनेगा वो 4 टाइप का होता है। एक होता है इस शेप का, दूसरा होता है इस शेप का, तीसरा होता है इस शेप का, और चौथा होता है इस शेप का। इसको बोलते हैं बेल शेप, BELL, बेल शेप। इसको बोलते हैं यू शेप, इसको बोलते हैं जे शेप, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड शेप, जिसमें ये तीनों शेप आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके देखोगे, लास्ट वाले में तीनों शेप है, बेल शेप भी है, आधा आधा देखोगे तो जे शेप भी मिलेगा, यू शेप भी मिलेगा, मिक्स्ड शेप जिसमें तीनों शेप आ जाए। फ्रीक्वेंसी कर्व इन जनरल 4 टाइप का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप और मिक्स्ड शेप। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट कॉमन है बेल शेप। शुरू शुरू में नंबर कम होता है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फिर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? डिक्लाइन करता है। जनरली हाइट हो, वेट हो, एज हो। तो ये जो बेल शेप है ना, इसको बोला गया मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी कर्व। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा होता है? बेल शेप। बेल शेप मतलब जो घंटी होता है, घंटी का शेप, घंटी समझते हो ना, इसी शेप का होता है बेल शेप। उसी से नाम ही बना हुआ उसका, बेल शेप। तो बेल शेप को क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी कर्व। कौन सा शेप है? बेल शेप। अब कोई भी डेटा ले लो, मैक्सिमम डेटा हाइट का हो जाए चाहे वेट का हो जाए। मान लो मैं बोलूंगा भाई 2 फीट से लेके 2.5 फीट के हाइट वाले दुनिया में कितने लोग होंगे? 2 फीट से 2.5 फीट के बीच वाले हाइट बहुत कम लोग होंगे। 2.5 से 3 थोड़ा नंबर बढ़ेगा, 3 से 3.5 और बढ़ेगा, 3.5 से 4 और बढ़ेगा, 4.5 से 5 और बढ़ेगा, और 5 से 5.5 मैक्सिमम हो जाएगा। अपना इंडिया के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है, जो इधर है मैक्सिमम। फिर 5.5 से 6 कम होगा, 6 से 6.5 और आदमी कम होगा। तो शेप क्या बन रहा है? बेल शेप। तो मैक्सिमम जो वेरिएबल होता है ना, हाइट ले लो, वेट ले लो, एज ले लो, मार्क्स ले लो। अच्छा, मार्क्स की बात करते हैं तो फ्रंट का एग्जाम हो जाएगा, बोलेंगे 0 से लेके 50 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 0 से 50 तो कम होंगे, 50 से 100 बढ़ेगा, ठीक है, 100 से 150 और बढ़ेगा, 150 से 200 मैक्सिमम हो जाएगा। सारे उसी में होंगे, सारे मतलब बहुत ज्यादा होंगे। फिर 200 से 250 कम होगा, 250 से 300 कम होंगे और कम होंगे, 300 350 बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, और 350 350 से लेके 400 बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल नीचे। मतलब मैक्सिमम जो वेरिएबल है ना, उसका शेप यही बनता है, बेल शेप। शुरू में इंक्रीज किया, मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज। तो कोई भी डेटा हो मैक्सिमम केसेज में, मोस्ट कॉमन का मतलब क्या? जितने भी वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप बेल शेप बनेगा। हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया, एक्सेट्रा, इन सब का अगर आप फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओगे तो उसका शेप कैसा बनेगा? बेल शेप। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देख लेंगे ओजैब के बारे में, कि ओजैब कर्व जो है वो कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोल के चुप मत हो जाओ, कुछ रिलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो ओजैब शुरू करते हैं, ओके। तो फिर आप लोग हेडिंग दे दोगे ओगिव, ओजाइव या ओगी, जो नाम दे दो।
ये किसके बीच में ग्राफ होता है? वेरिएबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा एक एग्जांपल लेके पहले ओजैब कर्व कैसे बनता है बना देना है, उसके बाद बाकी जो कुछ लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले थ्योरी लिखने से सारा दिक्कत होता है, पहले समझ लो होता है क्या, उसके बाद बाकी जो भी लिखेंगे। तो चलो x बराबर मान लो ऐसा है, ये 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ 5, 10, 15 और 20। इसको 20 कर लो, 35, इसको 10 कर लो। ये तो फ्रीक्वेंसी कर्व देखो, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कब करना होता है? मॉड के लिए या हिस्टोग्राम के लिए, और कहीं नहीं। यहाँ बताओ क्या हर क्लास का लेंथ इक्वल है? नहीं है ना, तो इसको अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मीडियन निकालना हो, बाकी कुछ भी करना हो, फिर हर क्लास का लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ता है, इक्वल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किसके लिए? सिर्फ मॉड के लिए या हिस्टोग्राम के लिए, और कहीं नहीं। इसका मीन निकालना है, डायरेक्ट निकाल देंगे, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। इसका मीडियन चाहिए, डायरेक्ट निकाल देंगे। बात समझ रहे हो? अनइक्वल क्लास लेंथ है तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कब करना होता है? खाली मॉड के लिए। अब मॉड किससे आता है? हिस्टोग्राम से, उसी के लिए, और कहीं इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। तो ये अभी आपके सामने फ्रीक्वेंसी कर्व है, इसमें आप क्या मान के चलो, x का मतलब है मार्क्स, f का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो डेटा मैंने अभी लिखा है ना, इसके बारे में मैं समझा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलेंगे इसको? ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, जिसमें x का मतलब है मार्क्स और f का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कितने नंबर का एग्जाम हुआ, देखो 30 नंबर का एग्जाम हुआ, 30 नंबर का। बताओ एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट अपियर हुआ? कितने स्टूडेंट अपियर हुआ? 40। फॉर कितने है? 45 है। हाँ 45 स्टूडेंट है। तो 45 स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। 5 से लेके 10 से कम लाने वाले 5 स्टूडेंट, 10 से लेके 20 से कम लाने वाले 10 स्टूडेंट, 20 से लेके 25 से कम लाने वाले 20 स्टूडेंट, 25 से लेके लेस देन 30 लाने वाले 10 स्टूडेंट। यही चीज है। ओके, इससे हम क्या तैयार करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जो 2 टाइप का होगा। तो इससे हम तैयार करते हैं, आप तैयार करोगे CF टेबल। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या तैयार करेंगे? CF टेबल। ये ऊपर क्या है? ऊपर है ये F टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम तैयार कर रहे हैं CF टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जो 2 स्टाइल से बनेगा। ये 2 टाइप का होता है। CF टेबल 2 टाइप का होता है, एक होता है लेस देन CF टेबल, और दूसरा होता है मोर देन CF टेबल। लेस देन CF टेबल, मोर देन CF टेबल। अब लेस देन कहां से होगा? देखो कॉमन सेंस अप्लाई करो, डेटा को देखो क्या होगा। लेस देन 10, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 कुछ है ही नहीं। तो लेस देन कहां से होगा? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। आप ध्यान पर देखो, लेस देन कहां से बनता है? अपर लिमिट से। लेस देन कहां से बनता है? अपर लिमिट लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो बनेगा लेस देन CF टेबल। लेस देन कहां से बनेगा? अपर लिमिट से। तो लेस देन बनता है अपर लिमिट से। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, ये कहां से बनेगा? फ्रॉम अपर लिमिट्स। ये बात हमने लिख दिया है, अदरवाइज कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हो ना। लेस देन कहां से लोगे? लेस देन 10, लेस देन 20 ऐसे लेंगे अपर लिमिट से। और मोर देन कहां से बनेगा? मोर देन 5। अब इसकी ध्यान रखना, मोर देन में इक्वल टू भी होता है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। 5 या उससे ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा, तो मोर देन में ना इक्वल टू भी होता है। ठीक है, अगर लेस देन 10 है
लेस देन 20 है, ठीक है, तो जब हम मोर देन 10 लेंगे तो मोर देन इक्वल टू 10, नहीं तो 10 तो 10 छूट जाएगा ना, तो ये मोर देन कहां से बनेगा, फ्रॉम लोअर लिमिट, फ्रॉम लोअर लिमिट्स। अच्छा, इससे जो ग्राफ बनेगा ना, जो इससे जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग लेस देन ओजाइब। इससे जो ग्राफ बनेगा, अभी हम टेबल तैयार नहीं किए हैं, लेस देन सीएफ टेबल अभी हम तैयार करके दिखा रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ बनेगा क्या बोलेंगे उसको, लेस देन ओजाइब। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा अभी अभी दिख जाएगा, रुको, अब दिख रहा है, क्या मैंने कहा, लेस देन सीएफ टेबल जो है वो कहां से बनेगा, अपर लिमिट से, याद रखना, लेस देन कहां से बनेगा, अपर लिमिट से, अब मोर देन बनेगा लोअर लिमिट से, उसी का हम ग्राफ बनाएंगे, तो लेस देन सीएफ टेबल पर जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे लेस देन ओजाइब। बोलने के लिए हम ओजाइब बोलते हैं, लेकिन ओजाइब सिर्फ नहीं होता, वो होता है लेस देन ओजाइब या मोर देन ओजाइब। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोर देन ओजाइब। कैसे टेबल तैयार होगा, कैसे ग्राफ बनेगा अभी बता देते हैं, बट सिंपल पूछेगा कोई, वेरिएबल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ओजाइब। अब अगर मैं स्पेशली पूछूं, अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो बीच का ग्राफ होगा उसको क्या बोलेंगे, लेस देन ओजाइब। लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो बीच का ग्राफ होगा उसको क्या बोलेंगे, मोर देन ओजाइब। तो पूछने का तरीका होगा, ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा, अपर लिमिट्स क्या बोलते हैं उसको, लेस देन सीएफ टेबल कहां से बनता है, अपर लिमिट से कि लोअर लिमिट से, ठीक है, तो सब क्वेश्चन जो भी होगा आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग टेबल तैयार करते हैं, तो लेफ्ट देन टेबल कैसे तैयार होगा, देखो लेफ्ट देन का टेबल जो तैयार होगा, यहीं लिख लें, यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे लेफ्ट देन एक्स, पहला कॉलम में ऐसे लिखेंगे, अब बगल में क्या लिखेंगे, सी एफ, ठीक है, इसके बगल में मोर देन का हम लोग बनाएंगे। बताओ पहला क्या लिखेंगे, लेफ्ट देन कितना, अपर लिमिट लेफ्ट देन 10, दूसरा लेफ्ट देन कितना 20, 20 लेफ्ट देन 25, अपर लिमिट से लेफ्ट देन 30, हो गया। तो इस टाइप से अभी हम फ्रीक्वेंसी को भी रखेंगे, सीएफ निकालेंगे। सिमिलरली मोर देन कैसे बनेगा, तो मोर देन लिखेंगे यहां पर मोर देन एक्स, और बगल में लिख दोगे सीएफ, और मोर देन आएगा लोअर लिमिट से, तो मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 20, और मोर देन 25, ठीक है, यस। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, आराम से निकल जाएगा। देखो आप फ्रीक्वेंसी टेबल देखना, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, मैं यहां पर एक बार यहां पर आ जाते हैं, ये देखो, बताओ लेफ्ट देन 10 में, लेफ्ट देन 10 में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5, लेफ्ट देन 20 में कितना होगा, 15, लेफ्ट देन 20, 20 से कम में ये भी होगा और ये भी होगा 15, लेफ्ट देन 25 में इन सब का जोड़ 35, और लेफ्ट देन 30 में सब पूरे आ जाएगा 45, ठीक है। तो 5, 15, 35, 45, 5, 15, 35, 45, ये फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा है आप देख लो ठीक से, लेफ्ट देन 10 में, लेफ्ट देन 20 में, लेफ्ट देन 25, वापस यहां आ जाओ, देखो 10 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5, मैं बोलूंगा 20 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 15, ये 5 भी हो 10 भी 15, 25 से कम लाने वाले 35, और 30 से कम लाने वाले सारे 30 से कम ही लाए 45। अब आ जाओ मोर देन की बात करते हैं, बताओ 5 से अधिक लाने वाले सारे हो गए 45, ठीक है 45, 10 से अधिक 40, 10 से अधिक में कितना 40,
20 से ज्यादा लाने वाले और 25 से ज्यादा 10। देख लो सही से, कोई दिक्कत यहीं से निकलता है। तो 5 से 45 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 और फिर 10। तो ये 45, फिर कितना 40, फिर कितना है 30, 10। ये टेबल तैयार हो गया। एक बार सेट कर लो। अच्छा, कोई ऐसा एजम्पशन मत लेना कि लेफ्ट हैंड वाले को उल्टा घुमा देते हैं तो मॉडर्न का आ जाता है, नहीं, निकालना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है। ये नहीं कि इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, अलग होता है, देख लो। हाँ, ये बन गया सीएफ टेबल मॉडर्न का। इधर देखो, यहाँ आ जाओ, ये जो भी है यहाँ से आता है। ये क्या चीज है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बताओ, मैं अगर लिखता हूं 5 से अधिक नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट है ना, 5 अधिक में 45 स्टूडेंट। मैं बोलूंगा 10 से अधिक लाने वाले, तो ये तो 10 से कम लाया, इस 5 को छोड़ दो, 10 से अधिक में सब हो जाएगा 40। 20 से अधिक लाने वाले, तो 20 से अधिक में ये भी होगा और ये भी 30, और 25 से अधिक लाने वाले लास्ट में जो 10 है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ओजाई बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर भी लेस देन अब मोर देन लिखा है, अब बगल में क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कहीं भी लेस देन लिखा हो या मोर देन, ठीक है, लेस देन मोर देन का दे दिया, बगल में कुछ फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ग्राफ इसका हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ मैं कुछ टाइम बाद में बताता हूं आपको, लेकिन यहां से कुछ चीज को ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करोगे, सबसे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, तो लार्जेस्ट सीएफ किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एन के इक्वल। लेफ्ट हैंड का टेबल हो चाहे मॉडर्न का, सबसे बड़ा सीएफ किसके इक्वल, एन के इक्वल। तो ऑब्जर्वेशन को यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट सीएफ इज इक्वल टू एन, एन मतलब समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चाहे टेबल लेफ्ट हैंड का हो चाहे मॉडर्न का हो। टोटल 45 स्टूडेंट है, ये पता चल गया। दूसरा क्या पता चल रहा है, अब ये जो सीएफ टेबल इसको देखो, ये बताओ 20 से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 15। अब 20 से अधिक वाले 15, 30 का जोड़ 45। 25 से कम लाने वाले कितने बच्चे, 25 से कम लाने वाले 35, 25 से अधिक दोनों का जोड़ होना भी चाहिए भाई। टोटल स्टूडेंट 45 ही है, तो कोई एक नंबर ले लो, उससे कम लाने वाले उससे उसका जोड़ 45 तो आएगा, 50 थोड़ी ना हो जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट है, 45। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको, सुना ध्यान से, चेक कर लो, कहीं भी आप चेक कर लो, 10 से कम 10 से अधिक देखो 45 ही आएगा, और होना भी चाहिए, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। टोटल 45 स्टूडेंट है, 10 से कम लाने वाले और 10 से अधिक लाने वाले, उसका जोड़ 45 तो आएगा। अब सुनो ध्यान से, आप टेबल कौन सा देखो, लेफ्ट देन का टेबल देखना, ठीक। मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 45। 10 से कम लाने वाले कितना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 10 से अधिक लाने वाले कितने हैं, तो क्या बोलोगे, 45 माइनस 5 40। उधर नहीं देखना है, हमें आंसर निकालना है, लेफ्ट देन से निकालना है आंसर, किसका, मोर देन का। टेबल दिया होगा लेफ्ट देन, अब पूछेगा मोर देन, तो हाथ मत खड़ा कर देना कि लेफ्ट देन से मोर देन कैसे निकलेगा, नहीं आता मुझे, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 45। मैं पूछ रहा हूं 25 से अधिक लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो बताओ 25 से कम लाने वाले कितने हैं, तो अधिक वाले कितने होंगे, 10। ये चीज, और ये कैसे निकला, किस लॉजिक से निकला, यहां देखो, CF लेफ्ट देन x1, मान लो कोई x1 नंबर है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट x1 कोई नंबर है, कोई नंबर मतलब ये सब 10, 5, 20, 25, 30 जो भी है ना, उसमें से कोई एक मान लो x1,
x1 से लेस वाला CF प्लस CF मोर देन x1 किसके इक्वल होगा? बोलो, n के इक्वल होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन x1, कोई भी x1 मान लो, x1 मतलब 10, 5 जो भी नंबर है, उससे कम वाला CF और उससे अधिक वाला CF का जोड़ कितना? n के इक्वल। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको लेफ्ट देन वाला CF मालूम है तो n में से लेफ्ट देन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? मोर देन। या n में से मोर देन उधर लेके जाओ, मोर देन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट देन। तो लेफ्ट देन से मोर देन आएगा, मोर देन से लेफ्ट देन आएगा, इसी फॉर्मूला से ऊंची निकल कर आ रहा है। और तीसरा चीज, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बिटवीन, मैंने पूछ लिया मान लो 20 और 25 के बीच में कितने स्टूडेंट है? 20 और 25 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है? अगर ऐसा टेबल दिया हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हो तो साफ साफ दिख रहा है कितना? 20 आंसर होगा। लेकिन कब आपको पूछेगा? इस टेबल से। चलो लेफ्ट देन का टेबल देखो, लेफ्ट देन का टेबल है। अब लेफ्ट देन का टेबल से अगर आपसे पूछे बिटवीन, पूछे बिटवीन या मोर देन से 20 और 25 के बीच में, तो क्या करोगे? इस 20 का CF, इस 25 का CF, उसका डिफरेंस, डिफरेंस 15 35 का डिफरेंस 20। यहां जो 20 और 25 के बीच में 20 का CF, 25 का CF, उसका डिफरेंस। तो बिटवीन कैसे निकालोगे? CF का डिफरेंस। जिफ दो नंबर के बीच का पूछे ना कि उस बीच में कितने स्टूडेंट है, तो दोनों का CF देख लो और उसको क्या करो? डिफरेंस। आप क्या करना? CF का डिफरेंस आप निकालोगे, इसका CF और आप निकालोगे इसका CF, चाहे टेबल कोई सा भी दिया हो। लेफ्ट देन टेबल देखना, लेफ्ट देन टेबल देखना, 20 का CF कितना है? 15। 25 का CF कितना है? 35। तो आंसर क्या आएगा? इसका डिफरेंस। कहां लिखे? यस, इसका डिफरेंस, ये आएगा आंसर जो इसके बीच में आएगा। या आप क्या करो, मोर देन का टेबल देखना, मोर देन का टेबल में देखो 20 का CF कितना है? 30। और 25 का CF कितना है? 10। इसका डिफरेंस 20। कहीं से भी आप आंसर निकालो, सेट करते जाओ माइंड में। पहली बार चीज समझ के सेट हो जा, लिख लो, ठीक है? 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे पक्का। कुछ नहीं पढ़ोगे आज के बाद से तो नहीं भूलोगे। अगर 10 दिन तक और आप पढ़ते रहोगे ना, चीज आता है नया नया, तो पिछला भूलते जाओगे। हाँ हाँ, क्या चीज? अभी सांस ले रहा हूँ, चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ ना। अभी ग्राफ कहाँ बना? ओजाइब ग्राफ कहाँ बना है? हाँ ठीक है, आप लोग का सहयोग रहा, आपका सहयोग रहेगा तो अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आज, ठीक है? ओके सुनो, तो चीज क्या समझ में आया? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आ जाओ, अब ये लाइन खींचो, एक्सिस को ड्रॉ करो, ये हो गया एक्स। एक्स एक्सिस को एब्सिसाई बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसाई बोलते हैं। और यहां पर हम क्या लेंगे? CF। तो जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट, इसको हम लोग ऑर्डिनेट एब्सिसा। कोई पूछे एब्सिसा निकालो, मतलब क्या पूछा है? एक्स निकालने के लिए। तो ये जो अपना एक्स एक्सिस पे तो एक्स ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? CF। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कौन सा? लेफ्ट देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब का, ठीक है? तो उसमें कौन कौन से वैल्यू है? एक्स का वैल्यू क्या क्या है? 30 तक है, तो 5 5 का स्केल ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30।
ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, जो ग्राफ हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगा। बस जो नॉलेज मैंने आपको बता दिया वो सब थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली पूछेगा, लेकिन फिर भी ड्रॉ कैसे होता है इसको देख लो। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है? 45 तक। 45 तक है तो क्या करें इसको, 45 है, रुक जाओ, 10, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 बहुत खराब लगेगा। नो नो, हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, लेफ्ट देन का टेबल देखना, लेफ्ट देन वाला टेबल। लेफ्ट देन टेबल में नंबर क्या है? 10। लेफ्ट देन का टेबल दिख रहा है? देखो, 10 का 5, इसको पॉइंट से इंडिकेट करना। 20 का 15, पॉइंट से। 25 का 35, पॉइंट से इंडिकेट करना है। 30 का 45, पॉइंट से इंडिकेट करना है, पॉइंट पॉइंट लगाना है। 10 का 5, यहां आ जाओ, 10 का 5 ये पॉइंट होगा। अगला क्या पॉइंट बताओ? 10 का 5 अगला क्या है? लेफ्ट देन का टेबल देखो, 20 का 15, तो 20 का 15 ये पॉइंट है रफली, थोड़ा ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, मान लेते यही है। 20 का 15, फिर क्या है? 25 का 35, तो 25 का 35 ये, 25 का 35, और 40 का 45, नहीं 40 का नहीं, 30 का, 30 का 45। ठीक है, पॉइंट आ गया। इन पॉइंट को किससे ज्वाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो आपको मिला, ये क्या मिला? लेफ्ट देन ओजाइव। लेफ्ट देन सीएफ टेबल से बनाया हो ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे लेफ्ट देन ओजाइव। ऐसे बनता है लेफ्ट देन ओजाइव। सब कुछ आसान है, ठीक है। फाउंडेशन में 90% क्वेश्चन रिपीट होता है, दुनिया में इससे आसान कोई एग्जाम नहीं होगा। हाँ, फाउंडेशन एग्जाम में 90% क्वेश्चन रिपीट होता है, जो अब से पहले पूछा होगा वैसा ही क्वेश्चन 90% आता है एज इट इज। इससे आसान दुनिया में कौन सा एग्जाम होगा बता दो? फाइनल में 50%, इंटर में 70% रिपीट होता है। आप फाइनल में पहुंच जाएंगे तो अपने आप इंप्रूव करके ही पहुंचोगे वहां पर, वहां जाते जाते आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा बस, ठीक है। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा बार, कम से कम 5 बार पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, तब जाकर आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बार 2 बार पढ़ के जब गए ना, तभी आधा आधा 50% ही सही कर पाओगे, और उसमें भी फिर क्या होगा पता नहीं, मतलब 50% ही अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी 50% तो आउट ऑफ कोर्स लगेगा आपको। एक बार पढ़ लिए, टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी थे, एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिए, बस इतना ही। 2 ही बार हुआ। एग्जाम दोगे ना तो उसमें आधा क्वेश्चन आपको आउट ऑफ कोर्स दिखाई देगा, बाप रे ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, ठीक है ऐसा। बस आधा आपको लगेगा हाँ ये देखा हुआ है, आधा वो ट्राई करोगे, जब उसको ट्राई करोगे तो वो भी आपको करेक्टली याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें आधा सही और आधा गलत, तो नंबर कितना आएगा आप समझ सकते हो, 25%, ठीक है। ये होता है, जब आप 5 बार पढ़ के जाओगे बढ़िया से, तब सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। सब याद रहेगा एकदम, पूरा पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर का रहेगा, और सब कुछ याद भी रहेगा। तो जो आप अटेम्प्ट करोगे ना, करेक्टली अटेम्प्ट करो। तो 5 बार रिवीजन कैसे होगा? तो एक बार क्लास में, अभी इसको मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट घर पे जाके, ठीक है, जैसे आज गए आज कल में, फिर एक बार देख ले, 2 हो गया, उसके बाद छोड़ दिए, फिर टाइम बढ़ते जा रहा है, कभी बीच में कोई टाइम मिले, अभी कोई काम नहीं है, तो फिर कॉपी निकालो, उसके बाद रिवाइज करो, रिवाइज शुरू कर दो बीच बीच में, ठीक है। फिर कोर्स कोर्स खत्म होते होते 3 बार हो गया, उसका जब कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आराम से फिर कॉपी निकालो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्वेश्चन क्या करना है, अभी क्लास में करेंगे क्लास वर्क, घर पे जो आप करोगे कौन सा होमवर्क सेक्शन, घर पे कर लो,
ठीक है, अगर नहीं होता मान लो घर पे, तो अभी क्लास वर्क की देख लो। अभी फिलहाल ड्यूरिंग द कोर्स क्लास वर्क का क्वेश्चन किया क्लास में, घर पे जाके फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा किया। जब सिलेबस खत्म होता है ना, उसके बाद शुरू करो होमवर्क सेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ साथ में नहीं कर सकते हो तो, अदरवाइज आपको क्लास में क्लास वर्क, घर पे जाके कौन सा क्वेश्चन, होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, ये टेंडेंसी रखो। अब फिर बाद में दोबारा जब रिपीट करोगे तो फिर क्लास वर्क, फिर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन होते हैं सेल्फ असेसमेंट के, उसको भी ट्राई करो। ठीक है, तो चीज ज्यादा बार रिपीट करोगे तो याद रहेगा। ठीक, लेफ्ट हैंड औजार बन गया। अगला बना मोर देन का। मोर देन में कलर चेंज करते हैं, कौन कौन से पॉइंट है देखो। मोर देन पॉइंट है 5 का कितना, 5 का है 45, 5 का 45, ये। और क्या है 5 के बाद 10, 10 का कितना 40, 10 का 40, 20 का, 20 का कितना 30, 20 का हो गया 30। और क्या है 25, 25 का क्या है 10 है, ये हो गया। इसको लाइन पे ज्वाइन करो, लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे मोर देन ओजाइब। ये हो गया मोर देन ओजाइब। ये जो लेफ्ट देन ओजाइब है, अब मोर देन ओजाइब है, जहां कट किया इसके नीचे आओगे ना, तो यहाँ का जो एक्स होगा, ये वाला जो एक्स होगा, जो भी एक्स होगा, ये क्या होता है, मोड नहीं, मोड तो हो चुका बच्चे, मीडियन। तो देखो मीडियन मिलता है ये। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लेफ्ट देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब, उसके करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होता है, पॉइंट ऑफ एब्सिसा, उल्टा पढ़ रहा हूं देखना, एब्सिसा मतलब एक्स, करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट देन ओजाइब एंड मोर देन ओजाइब इज कॉल्ड मीडियन। जहां लेफ्ट देन ओजाइब, मोर देन ओजाइब जहां कट करता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा, जो एक्स होगा, वो क्या होगा, मीडियन। तो ये आपको ऐसे थ्योरेटिकली पूछेगा। अगर आप इसको इधर मिलाओगे ना, इधर, तो ये इधर कहां मिलेगा मीडियन, n/2 पे। कहां मिलेगा, जो मीडियन क्या होता है बिल्कुल बीच में, वो दो भाग में बांट देता है, इक्वली दो भाग में बांटता है। तो n/2 पे मिलेगा। अभी n कितना है 45, उसका आधा कितना 22.5। इधर इसको मिलाओगे, इधर लेकर आओगे ना, तो ये यहां कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा ये, n/2 पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, मीडियन। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, मीडियन। अब वाई कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, n/2। वाई कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, n/2। देखो ना, एक्स को कहां जा रहा है, मीडियन पे टच कर रहा है, और वाई को कहां टच कर रहा है, n/2 पे। तो अगर आपको कहीं पर कोई दे देना लेफ्ट देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दे, मान लो ऐसे दे दिया, एग्जांपल के लिए, इसको लिखना मत, ऐसे दे दिया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लेफ्ट देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब का 20,15, ऐसा दे दिया। मतलब 20 क्या है, मीडियन। अब 15 क्या है, n/2। तो n कितना है 30। ये मतलब इसका, अगर ऐसे दे दिया ना, तो ये मीडियन होगा और ये n/2 होगा। तो लेफ्ट देन ओजाइब मोर देन ओजाइब मीडियन पे कट करता है। अच्छा, ये जो लेफ्ट देन ओजाइब है, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है एस शेप का। अब ये बहुत छोटा सा ग्राफ है, तो आपको एस शेप नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट देन ओजाइब देखना एफ जैसा लग रहा है, हाँ थोड़ा ही दिखेगा, कुछ 4 ही वैल्यू है ना। जब बहुत ज्यादा वैल्यू लेंगे ना, तो पूरा शेप पकड़ता है एस शेप। तो क्या शेप होता है इसका, एस शेप। ये होता है उल्टा एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप खोजोगे तो आपको किसी सोर्स में दिखाई नहीं देगा।
ये चीज लिखा हुआ है, बट ये बस एक बार पूछा था कि लेफ्ट देन ओजाइव कर्व का शेप कैसा होता है, क्या होता है, एस शेप। एस शेप कर्व किसको बोलते हैं, एस शेप्ड कर्व किसको बोलते हैं, एस लेफ्ट देन ओजाइव को, ठीक है, ऐसा भी है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहां पर ये तो हो गया जो कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर एक नोट लिखना है आपको। जैसे ओजाइव से मीडियन आता है, मीडियन किसको बोलते हैं, कभी याद हो, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो जो मीडियन जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो मीडियन के फैमिली में कुछ और भी मेंबर्स हैं। जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स। जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डेसाइल्स। और जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं परसेंटाइल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नोट में आप लिखोगे यहां पर मीडियन ऑब्लिक क्वार्टाइल्स ऑब्लिक डेसाइल्स ऑब्लिक परसेंटाइल्स। आर जैसे मीडियन ग्राफ से निकलता है, तो बताओ मीडियन किस ग्राफ से निकलता है, ओजाइव से। तो ऐसा नहीं खाली मीडियन ही निकलता है, मीडियन फैमिली के जो लोग भी है, क्वार्टाइल्स भी है, डेसाइल्स भी है, परसेंटाइल्स भी है, ये सब भी ग्राफ से निकलता है। किस ग्राफ से, ओजाइव से निकलता है। तो यही बात लिखना है, मीडियन क्वार्टाइल्स डेसाइल्स परसेंटाइल्स आर ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम, आर ग्राफिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम, कहां से, ओजाइव से। और ब्रैकेट में लिख लोगे आप स्पेशली कौन सा ओजाइव से, लेफ्ट देन ओजाइव से। ऑप्शन दिया है कि ये सब किससे निकलेगा, ओजाइव से, हिस्टोग्राम से, बार डायग्राम से, पाई चार्ट से। तो क्या बोलोगे, ओजाइव से। लेकिन ऑप्शन दे दे लेफ्ट देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, ओजाइव और नन ऑफ दिस, तो फिर क्या टिक करोगे, लेफ्ट देन ओजाइव। स्पेशली आप क्या लिखोगे, लेफ्ट देन ओजाइव। अब खाली एक ही ओजाइव से कैसे मिलेगा जी, लेफ्ट देन से, दोनों ओजाइव जहां कट करेगा वहां से आएगा ना मीडियन, सिर्फ एक से ही कैसे मिलेगा। तो आप गौर करो यहां पर इस ग्राफ को, मान लो सिर्फ लेफ्ट देन ओजाइव है, बस खाली काला वाला है, लाल वाला नहीं है, लेफ्ट देन ओजाइव है। तो उससे कैसे मिलेगा पता है, मीडियन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस एक्सिस पे आओगे, ठीक है। एन कितना है 45, 2 से डिवाइड करोगे 22.5, यहाँ पर ग्राफ होगा ना 22, 20 से ऊपर 22.5, उस लाइन से इधर आओगे, इस काला वाले ग्राफ पे जहां मिला ना, उसके नीचे वाले लाइन के पकड़ोगे, फिर यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, मीडियन, ऐसे मिलेगा। मतलब थ्योरेटिकली क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ग्राफ बना के कभी नहीं पूछा है, लेकिन ऐसे पूछेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, मीडियन। सुनना फिर से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n/2 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, मीडियन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे निकलता भी है। तो यहां पर एक तो आपने ये सब लिख लिया नोट में। मीडियन किसको बोलते हैं, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। हाँ हाँ बोलो बोलो, स्पेशली लेफ्ट देन ओजाइव, स्पेशली मीडियन निकल जाता है मोर देन से भी, बाकी बाकी चीज नहीं निकलता। बाकी और भी चीज है, वो सब क्या होगा, वो सब लेफ्ट देन से निकलता है। बाकी क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल इससे नहीं निकलेगा, मोर देन से नहीं निकलेगा, लेफ्ट देन से निकलेगा। ठीक है, देखो यहां पर आप n/2 से ध्यान दो, n/2 से आप लेफ्ट देन पे जाओ चाहे मोर देन पे, उसी पॉइंट पे जाओगे। लेकिन बाकी चीज क्या होता है, n/4 है, मान लो n/4 है। अब n/4 यहाँ n कितना, 45 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 11 से। अब ध्यान से देखना, ये है ना, तो इसको कहीं और मिला, इसको कहीं और मिलेगा, इससे फिर आंसर दो अलग, लेफ्ट देन से कुछ और आएगा, मोर देन से कुछ, इसका दोनों सेम चीज नहीं है। तो कौन सा सही, कौन सा होता है, लेफ्ट देन वाले। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, इसीलिए आपको क्या लिखना है, लेफ्ट देन हो जाएगा। स्पेसिफिक का मतलब यही है।
ठीक है। मीडियन, अगर सुनो क्वेश्चन एक चीज बताते हैं, अगर आपसे मीडियन के बारे में पूछ ले कि मीडियन किससे निकलता है, तो लेफ्ट हैंड से भी और दोनों असेंडिंग ऑर्डर करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करो, मिड पॉइंट सेम होगा। 1 2 3 4 5 लिखो, चाहे 5 4 3 2 1 लिखो, बीच में क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो मीडियन, लेफ्ट देन एंड मोर देन दोनों से आएगा, बट क्वार्टाइल वगैरह होता है, डेसाइल वगैरह उससे अलग आ जाता है। तो बाकी चीज किससे निकलता है, असेंडिंग ऑर्डर से ही निकलता है। और उसका जो ग्राफ बनता है कौन सा बनता है, लेफ्ट देन ओजाई बनता है। रुको, मुझे बताना है ये सब चीज कैसे निकलेगा। तो पहले ये बताओ, मीडियन, मीडियन किसको बोलते हैं, जो दो भाग में बांट दे, दो इक्वल पार्ट। ये कहां पर होता है, n/2 पे होता है मीडियन। इधर 50%, इधर 50% इधर। और ऑर्डर कैसा होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर। ये सब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे, बिल्कुल जो बीच में होगा वो मीडियन होगा, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही एक नाम है क्वार्टाइल्स, किसको बोलते हैं, तो जो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स। तो बताओ, एक लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना कट लगाना पड़ेगा, 3। दो इक्वल पार्ट के लिए एक कट, वो मीडियन है, तो इसको 3 कट लगाएंगे इक्वली, यहां पर ऐसे 3 कट लगा देंगे। इसका मतलब इसको बोलेंगे क्वार्टाइल। ये होता है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले को क्वार्टाइल्स बोलते हैं। लेकिन टोटल क्वार्टाइल्स होते कितने हैं, 3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। अब इन सब का पोजीशन कहाँ का है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कहां पर होगा, n/4 पे। टोटल n है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कहां पर है, यहां से यहां देखना, 1/4। सेकंड क्वार्टाइल कहां है, 2/4। थर्ड क्वार्टाइल कहां है, 3/4। स्टार्टिंग से देखना, 1/4 1/4 सब 1/4 है ना। ये टुकड़ा कितना है, 1/4। यहां से लेके यहां तक आओगे तो कितना, 2/4। शुरू से लेके यहां आओगे 3/4। तो ये 2/4 पे होगा, ये होगा 3n/4 पे थर्ड क्वार्टाइल। नीचे में 4 है, इसका मतलब क्वार्टाइल है। ऊपर देखना, यहाँ 1 है तो फर्स्ट क्वार्टाइल है, यहाँ 2 है सेकंड क्वार्टाइल है, यहाँ 3 है तो थर्ड क्वार्टाइल है। अच्छा, 2n/4 क्या ये n/2 के इक्वल है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं, मीडियन है। तो सेकंड क्वार्टाइल में और मीडियन में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये सब मीडियन के फैमिली में कुछ ये नाम है, इस नाम का मैं मतलब समझा रहा हूँ। क्वार्टाइल्स किसको बोलते हैं, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। असेंडिंग ऑर्डर, जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। टोटल क्वार्टाइल्स कितने होंगे, 3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल बेसिकली मीडियन के इक्वल होता है, तो मेनली 2 ही क्वार्टाइल होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, और इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपर क्वार्टाइल। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, 3n/4 के करस्पॉन्डिंग, 3n/4 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3n/4 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल। इसको देख के मतलब ये जो मैंने थ्योरी लिख दिया है ना, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट देन ओजाइव में क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना देखोगे, 3n/4 निकालो, उसके साथ में जो नीचे आओगे x, तो क्या मिलेगा, 4 का मतलब क्वार्टाइल, ऊपर कितना है 3, तो थर्ड क्वार्टाइल। n/4 से क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्वेश्चन आपको सामने जो आएगा ना, ऐसे आएगा कि n/4 के करस्पॉन्डिंग एब्सिसा को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये बस पहचान करवा रहा हूं और कुछ नहीं। ऐसे ही कौन सा होता है, डेसाइल्स। बताओ डेसाइल्स किसको बोलेंगे, जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 10 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दे उसको डेसाइल बोलेंगे। अब बताओ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना पॉइंट, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम क्या है, डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3, 4, D5, D6, D7,
D8, D9। बताओ बच्चे D4 का पोजीशन क्या होगा? कितना n बाई कितना? डेसाइल है ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, पता क्या होगा? 4n/10। डेसाइल 1 कहाँ होगा? n/10। डेसाइल 2 2n/10। डेसाइल 7, मतलब मैं आपको ये सिंबल बता रहा हूं, अब आप इसको देख के तुरंत पहचान लोगे। 7n/10 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा वो क्या बोलेंगे उसको? 7th डेसाइल। 10 है तो डेसाइल है, ऊपर 7 है तो 7 डेसाइल, D7। तो ये सब ग्राफ से निकले, कैसे निकलेगा? तो इधर 7n/10 देखोगे CF में, ऐसे जाओगे फिर नीचे आओगे, तो वहां का जो x मिलेगा ना वो क्या होगा? D7 होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 7n/10 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो D7। और ऐसी क्या होगा? परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स बताओ, परसेंटाइल किसको बोलेंगे? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले को परसेंटाइल बोलेंगे। तो बताओ एक लाइन को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा? कितना पॉइंट? 99। P1 परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2, परसेंटाइल 3। पेज खत्म हो जाएगा ना। तो बताया नहीं था फॉल्स बेसलाइन यूज करते हैं। देखो देखो यहां पर ये डॉट डॉट P25 डॉट डॉट P50, चलो तुम ही बोलोगे अब, डॉट डॉट P, रहने दो मैं लिखता हूं, डॉट डॉट P95 डॉट डॉट P99। टोटल 99 परसेंटाइल्स होंगे। और किसका पोजीशन कहां पर है? बड़े आराम से बता दोगे। बताओ P3 का पोजीशन 3n/100, P90 का 90n/100, P25 का 25n/100। ओके, लेकिन 25 से 100 कट सकता है, कितना? ध्यान से बताओ ये किसके इक्वल? यहां पर एक एक जीरो कट सकता है। 9n/10 किसके इक्वल? D9 के इक्वल। ये सब इक्वल भी होता है। बताओ P75 किसके इक्वल? P75 75/100, 25 से कटेगा, 25 से 25 या 75, 25 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स। तो हाँ, और नीचे तो बस क्वेश्चन कैसे आएगा? तो लिखेगा एब्सिसा करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90n/100 इज कॉल्ड। तो P90 या D9। एब्सिसा करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90n/100 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? या तो P90 या D। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन हो सकता है कि और करके होगा ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं है, बट बहुत सिंपल होता है, आराम से पूछ सकता है। और ये सब कैसे निकलेगा? ग्राफ से ही निकलेगा, जो भी निकलेगा वो ग्राफ से ही निकलेगा। और एक लास्ट नोट और लिखना है, नाम क्या देखो, 1D 2D और 3D। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 2D 3D सुना है ना। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, किसको बोलेंगे? उस डायग्राम को या उस पिक्चर को या उस ग्राफ को जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, ओनली लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? 1D। मुझे बताओ बच्चे, बार डायग्राम क्या है? सिर्फ लेंथ होता है, तो वो क्या होगा? 1D। तो लाइन चार्ट, लाइन ऑब्लिक बार, लिख लो लाइन ऑब्लिक बार डायग्राम क्या होता है? 1D। 2D
टू डायमेंशनल किसको बोलेंगे? नहीं पहले बोलेंगे किसको? जिसमें लेंथ एंड विड्थ दोनों हो। लेंथ विड्थ दोनों करने का मतलब, हाँ, जिसमें लेंथ भी हो विड्थ भी हो, मतलब क्या चीज हो? जिसमें एरिया हो। जिसमें खाली लेंथ है, जैसे धागा हो गया, 5 मीटर का धागा है, लाइन, वो क्या है? 1D। लेकिन लेंथ विड्थ दोनों हो या लेंथ विड्थ ना हो तो क्या हो? एरिया हो। जो एरिया डायग्राम होता है ना उसको 2D बोलते हैं। तो अब आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपने बताया हिस्टोग्राम, बिल्कुल सही बताया। और बताओ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, जिसके एरिया होते हैं सब। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले अपने सिलेबस के हिसाब से पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? सर्कल, एरिया होगा। बाकी आप समझ गए, कुछ भी हो जाए, हाँ एकदम सही। सर्कल, ट्रायंगल, पढ़ा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सब कुछ। स्क्वायर, इसके तो ढेरों एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल। 3D अपने सिलेबस में ये हिस्टोग्राम पर है, और हमने, और ये पाई चार्ट 2D। और पॉलीगन भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, जहां भी एरिया होगा सब। नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। 3D किसको बोलेंगे? 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, मतलब क्या हो? वॉल्यूम, जिसमें कुछ कैपेसिटी आ जाए। तो जैसे बताओ, जैसे बोतल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। 3D क्यूब, क्यूबॉइड, एक्सेट्रा। स्फीयर, सिलेंडर, कोन, जो 3D होता है, सॉलिड शेप जो होता है, सॉलिड शेप। अब 1D 2D 3D, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देख लिया। इसमें एक आप लास्ट क्वेश्चन, 107 नंबर लास्ट क्वेश्चन बच्चे प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो। 107। बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करोगे सारे बन जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये बचा हुआ है। पहले बताओ, ये जो टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है कि CF टेबल है? देख लो, मॉडर्न मॉडर्न दिया है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी नहीं, ये सब CF है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल कितने लोग हैं, मतलब पर्सन है क्या है नहीं पता, टोटल कितने पर्सन है? 50, एकदम सही भाई। CF टेबल है ये। CF टेबल में सबसे बड़ा CF क्या? 56, तो टोटल 56 लोग हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। पूछा बिटवीन 250 और 300 के बीच में कितने लोग हैं? 250, तो 250 का CF 38, और 300 का CF 15। इसका क्या लेंगे? डिफरेंस। बिटवीन पूछेगा तो क्या लेंगे? तो 38 माइनस 15 23, ये डिफरेंस निकाल लो, तो यही इसका आंसर है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक चीज बताओ, ये कौन सा टेबल दिया है? मोर देन। अब मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ लेफ्ट देन का क्वेश्चन। मोर देन दिया है, और मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो मुझे बताओ कितने लोग हैं जो 300 से कम अर्न किया है? लेफ्ट देन 300 वाले कितने पर्सन है? हाउ मेनी हैव लेफ्ट देन 300? लेफ्ट देन 300 वाले कितने लोग हैं? लेफ्ट देन 300 वाले कितने लोग हैं? 300 से कम वाले कितने लोग हैं? हाँ हाँ, 40। देखो काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, मैंने पूछा 300 से कम वाले कितने लोग हैं, तो क्या करोगे? टोटल में से 300 से अधिक वाला हटा दो। टोटल कितना है? टोटल 56 आदमी है। 56 में 300 से अधिक वाले कितना है? 15। 56 में से 15 हटाओ, 41 जो बचा, क्या बचा? 300 से, नहीं कर पाए ना? अभी बताया था ना, लेफ्ट देन से मोर देन, मोर देन से लेफ्ट देन। तो हमने मोर देन दिया है और लेफ्ट देन पूछा है, तो लेफ्ट देन 300 कैसे निकालोगे? तो टोटल 56 में से जो मोर देन है 15 हटा दो, तो क्या आएगा आंसर? 41। तो खैर बिटवीन का आंसर ये आ गया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं
घर जाके एक बार सारा चैप्टर को रिवाइज करो, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ हमने कर लिया था, बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा खत्म, आगे चलेगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, कुछ नोट नहीं, उतना ही काफी है, उतना एरिया इक्वल होता है बस। हाँ, बाकी कोई पूछेगा आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा है, 1D 2D 3D, तो क्या बोलोगे, बोलो। हाँ, 2 डायमेंशन, पॉलीगन में सब आता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सब पॉलीगन तो है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, 2D, ये आप कर सकते हो, उतना ही करना। हाँ हाँ, एक मिनट, थैंक यू।